अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अली शाह। आज हमारे साथ एक बहुत ही अहम शख्सियत मौजूद है। हम बात करने जा रहे हैं बजट 2025-26 के ऊपर, क्योंकि बजट बिल्कुल करीब आ चुका है और सबकी इस वक्त ये कोशिश है कि जान सकें कि बजट में क्या आने वाला है। क्या मुल्क में जो टैक्सेस हैं वो कम होने जा रहे हैं? क्या जो सैलरी पेशा लोग हैं उनके ऊपर टैक्सेस का मजीद बोझ डाला जाएगा या कम किया जाएगा? इसके साथ साथ जो रियल इस्टेट है इसका क्या बनने वाला है? तो इसके लिए हम आज की गुफ्तगू करेंगे मोहम्मद एहसन मलिक साहब के साथ, जो कि सीनियर रियल इस्टेट एनालिस्ट हैं और इन मामलों पे गहरी नज़र रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम एहसन साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। तो एहसन साहब, मेरे ख्याल में सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि ये बजट जो आने वाला है ये आ कब रहा है? इसकी तारीख आगे पीछे हुई जा रही, कभी कह रहे 2 तारीख, कभी 10 तारीख। तो अंदर की खबर बताएं ज़रा कि कब आ रहा है बजट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली, आप हर दफ़ा पकड़ लेते हो मुझे, ये आपकी कमाल है। आजकल वैसे ही आपको पता है बजट के टाइम पे दौड़ें लगी हुई हैं हर तरफ। बजट की अंदर की खबर ये है कि गवर्नमेंट ने अपना बजट तैयार कर लिया था, टोटल हर चीज़, और वो प्रेजेंट किया गया। आईएमएफ की टीम आई हुई थी, आईएमएफ का मिशन। तो हमारा फरमाइशी प्रोग्राम गवर्नमेंट का, फाइनेंस डिवीजन का बहुत ज़्यादा था। पब्लिक को रिलीफ देना चाहते थे, उनकी नीयत थी, बट प्रॉपर होमवर्क नहीं था जो आईएमएफ उनसे कन्विंस होता। क्योंकि आप स्वाय रिलीफ देने की और कोई बात नहीं कर रहे थे, और आईएमएफ ये चाह रहा था कि चीज़ों को आप बैलेंस आउट करें कि अगर आप सैलरीड क्लास को रिलीफ दे रहे हैं तो वो पैसे कहाँ से आएंगे, और बाकी अगर आप बीआईएसपी में पैसे डाल रहे हैं या पीएसडीपी में बढ़ा रहे हैं, डिफेंस बजट बढ़ा रहे हैं, तो ये पैसे आपने कहाँ से पूरे करने हैं। तो वो उसमें मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा एफबीआर के एंड पे कमज़ोरी है, या फाइनेंस डिवीजन के, कि उन्होंने इस चीज़ को केटर नहीं किया कि वो सेटिस्फैक्ट्री को जवाब देते। तो इस वजह से 2 तारीख की बजाय बजट अब इंशाल्लाह ताला 10th को पेश होगा। और बजट से पहले आपको पता है उसकी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, एपीसी होती है, एनुअल प्लानिंग कमीशन, उसकी जो चेयर करते हैं वो एहसन इकबाल साहब हैं, फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं। मीटिंग में जो आपने डेवलपमेंट फंड वगैरह रखने होते हैं उसकी अब फिर ईसीसी की मीटिंग होती है जिसको प्राइम मिनिस्टर हेड करता है, जिसमें ये सारी चीज़ों की अप्रूवलें होती हैं, फिर वो बजट प्रेजेंट होता है। तो आपके नाजरीन के लिए ये है कि 10 को इंशाल्लाह ताला बजट आएगा। बट बहुत चीज़ें टाइटन अप इस वजह से हैं कि 7, 8, 9 ईद की छुट्टियाँ हैं और 10 को बजट है। और उससे पहले आपको पता है हम लोग तो इस वीक से अब ईद मोड में चले गए हैं, बकरा गाय इस चक्कर में। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, हाँ देखते नहीं, हैं क्या होता है। टाइमिंग तो बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ईद के फ़ौरन बाद जैसे आपने बताया कि अगर ये आ रहा है तो लेट्स कीप द फिंगर्स क्रॉस्ड। ये बताएं कि इसके आगे होने क्या वाला है बजट में इस दफ़ा, क्योंकि आपको मालूम है, बल्कि आप माशाल्लाह डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे ये बात काफ़ी दफ़ा करते भी आए हैं कि जो रियल इस्टेट है उसको यूटिलाइज़ करना चाहिए गवर्नमेंट को अच्छे मानों में, और ताकि इससे फ़ायदा उठाया जा सके, इकॉनमी को बूस्ट किया जा सके। क्या अली कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी इस बजट में? अली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमारा फाइनेंस डिवीजन और एफबीआर वो कन्फ्यूजन का शिकार हैं रियल इस्टेट को लेकर। एक तो वो इस चीज़ पे परेशान हैं कि हम हाउसिंग को रिलीफ दें, कंस्ट्रक्शन को रिलीफ दें, रियल इस्टेट को दें। वो चाहते हैं रियल इस्टेट माइनस हो, हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन को लेके चलें। तो मैंने डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे कहा कि आपने इधर भी फ़िके बना दिए हैं, अपनी मर्ज़ी की चीज़ को आप अडॉप्ट करना चाहते हैं। पूरी दुनिया में रियल इस्टेट के लिए एक वर्ड यूज़ होता है, दैट इज़ रियल इस्टेट। वहाँ पे ये कोई मैकेनिज्म नहीं है, हाउसिंग अलग है, कंस्ट्रक्शन अलग है, फलानी चीज़ अलग है। बट गवर्नमेंट की इंटेंट थी, बट कन्फ्यूजन, आप जब डिवीजन होके चलते हैं कि हमने प्लॉटों की ट्रेडिंग नहीं करने देनी, हम चाहते हैं कंस्ट्रक्शन को बूस्ट मिले, बट आप उस क्योस के अंदर आप चीज़ों को मैनेज ही नहीं कर पाते। आप पूरी दुनिया ने रियल इस्टेट को लेके तरक्की की है, और ऐसे से मुल्कों ने की है जिनका मतलब मैं आपको क्या बताऊं। अभी आजकल क्लिप चलते हैं, वायरल होते हैं कि दुबई कैसी कैसी अट्रैक्शन देता है, पुर्तगाल कैसी अट्रैक्शन दे रहा है, मलेशिया कैसी अट्रैक्शन दे रहा है। अगर इस बजट में गवर्नमेंट ने रियल इस्टेट को रिलीफ ना दिया तो मैं समझता हूं कि बहुत ज़्यादा और कैपिटल फ्लाई होगा। जो इलीगल है उसका तो गवर्नमेंट को इतनी टेंशन नहीं है, वो ये उनका ये मानना है। लेकिन मैं, आप, मिस्टर एक्स वाई जी जो लीगल यहाँ पे कर रहे हैं, आप लीगल तरीके से तो फंड ट्रांसफर को नहीं रोक सकते।
अगर आप मेरे लिए यहाँ पे स्पेस छोड़ेंगे नहीं काम करने की, तो मैंने ब्रेड एंड बटर तो लेना है अपना, अपनी फैमिली का, तो मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं उधर चला जाऊंगा। तो ये अगर गवर्नमेंट को ख्याल आ जाए, सोच आ जाए, तो बेहतर है, क्योंकि जो असरात हैं वो ज़्यादा बड़ा रिलीफ मिलने के नहीं है। अभी तक जो चीज़ कंफर्म है, जिस पे आईएमएफ की ब्लेसिंग है, गवर्नमेंट भी एग्रीड है, वो एफईडी की एबॉलिशमेंट है, टैक्सेस की कमी, उसके बाद बाकी चीज़ों के ऊपर मैं समझता हूँ कि अगर आज 30 जून को हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आज मैं समझता हूँ एफबीआर को भी नहीं पता और ना फाइनेंस मिनिस्टर को पता है कि उसने बजट क्या पेश करना है, क्योंकि हर रोज़ हर रात एक नया ऑप्शन डिस्कस होता है, नए प्रपोजल बनते हैं कि जो आईएमएफ को प्रेजेंट किए जाएं और जिस पे अप्रूवल ली जाए। ये इस वक्त हमारे बजट की कंडीशन है। बिल्कुल सही। आपने बात की टैक्स नेट की, और आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि जो एफबीआर का ये वाली पॉलिसी है कि जो मरे हुए को मारो, तो टैक्स के अंदर पहले से टैक्स नेट में जो लोग हैं, जैसे शहरी अफराद हैं, बड़े प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सुनने में यही आया कि शायद मज़ीद हालात ख़राब ही होने जा रहे हैं और उधर भी अच्छा अली, इसमें भी एक प्रॉब्लम है थोड़ा सा, वो ये कि आपने ना आईएमएफ को हर दफ़ा नए सबज बाग दिखाएं कि हम इस हेड से पैसे ले लेंगे, हम फोर्स इन्फोर्समेंट को आप क्या कहेंगे उसको, मतलब उसको पुरजोर तरीके से इन्फोर्स करेंगे और इन्फोर्समेंट से पैसे लेंगे। आपकी हर दफ़ा के झूठ के बाद वो आईएमएफ भी अब इस बात पे कन्विंस हो गया है इन्होंने कुछ नहीं करना, तो जो एग्जिस्टिंग क्लास है वो टैक्स पे करे। हमारे पास इससे ज़्यादा और कोई आसान तरीका नहीं है। आपने इतने नए नए फार्मूले पेश किए हैं, आपने ट्रैक एंड ट्रेस बताया, फेसलेस मैकेनिज्म बताया, ताजर दोस्त ऐप बताई, तमाम चीज़ें गवर्नमेंट आई वॉश करने के लिए 4 महीने 5 महीने के लिए एक ड्रामा चलाती है, लोगों को भी लॉलीपॉप देती है, पीछे पड़ती है और उसके बाद चीज़ें ड्राई डाउन हो जाती हैं। मैं ये लंगड़ियाल साहब से बहुत उम्मीदें थी, जो हमारे चेयरमैन एफबीआर साहब हैं, बट सच्ची बात यह है कि शायद उनका बैकग्राउंड आयरस का नहीं है, वो चीज़ों को उस, हालांकि उन्होंने वो जिसको कहते हैं ना स्टिक और कैरेट का भरपूर इस्तेमाल किया, सजा और जजा का, बट वो रिजल्ट नहीं ले पाए। एक तो शायद एक वजह ये भी है कि 24 करोड़ के लिए आपने 22,000 लोग रखे हुए हैं टैक्स कलेक्शन के लिए, मतलब आपके पास इतनी मैन पावर ही नहीं है। और उसके बाद जो आपकी पॉलिसीज हैं वो भी इतनी फ्रेंडली नहीं है। आज तक आप एक अच्छा इमेज बिल्ड नहीं कर सके। हर रोज एक नया टैक्स रियल एस्टेट पे इन्फोर्स होता है। अभी कुछ हफ्ता 10 दिन पहले मैं भी देख रहा था, मीडिया में भी आया हुआ था, पंजाब पीआरए जो है, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, उसने कोई डीएचए लाहौर पे टैक्स पीएसटी इन्फोर्स किया, पंजाब सेल्स टैक्स, उनका कोई केस चल रहा था। तो जो पंजाब में जितने भी डीएचए थे उन्होंने इमीडिएटली उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। सवाल मैंने ये टीवी चैनल पे भी बोला कि क्या इस पाकिस्तान में सिर्फ डीएचए ने ही रियल एस्टेट पे टैक्स पे करना है, या डीएचए के ही जो कस्टमर्स हैं, सेलर और बायर, सिर्फ उन्होंने टैक्स पे करना है, बाकी जितनी सोसाइटीज हैं उसके ऊपर अदारों की, बाकी अदारों की आंखें बंद हो जाती हैं या उनकी आंखें बंद करवा दी जाती हैं। ये सवाल है गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा कि उनको चेक एंड बैलेंस में क्यों नहीं लिया जाता, क्यों नहीं सोसाइटीज की, बिल्डर्स डेवलपर्स की उस तरह एफबीआर वैल्यूएशन होती जो बाकी डीएचएस की होती है। अच्छा, मेरा अगला सवाल ज़रा बेसिक सा है ऑडियंस के लिए, थोड़ा सा बताएं कि अभी इस वक्त क्या टैक्सेस हैं रियल एस्टेट के ऊपर? अभी अली जो टैक्सेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताता हूँ थोड़ा सा। सितंबर में ना पीएम सेक्रेटरिएट ने बातचीत स्टार्ट की कि हम कोई पैकेज लेकर आना चाहते हैं, और उस टीम को हेड करते आहत चीमा साहब, जो फेडरल मिनिस्टर भी हैं और इकोनॉमिक अफेयर्स को भी देखते हैं, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को भी देखते हैं। तो उनसे जब बात हुई ना, तो बेसिक चीज़ ये थी कि इस वक्त पाकिस्तान में ट्रांजैक्शन कॉस्ट और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट दोनों बहुत ऊपर हैं,
और उसको जब तक आप मिनिमाइज नहीं करेंगे तब तक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं चलेगी। मैं नाम भी कोट कर देता हूँ, मुझे कल अभी कांटेक्ट किया पाकिस्तान स्टील के जो लार्ज टैक्स प्रोड्यूसर्स हैं, उन्होंने कि यार ये क्या हो रहा है। मैंने कहा कुछ नहीं हो रहा है। उनका यार वो एक टास्क फोर्स बनी थी। मैंने कहा वो बन गई, उसने तजावीज़ दी, हुकूमत ने तजावीज़ लेनी थी, उसके बाद हुकूमत का अपना काम है, वो आपको पता है तजावीज़ ले लेती है और फिर सो जाती है, तो वो सो गई। तो उनका टास्क फोर्स, मैंने कहा वो भी सो रहे हैं। जितने मेम्बरान थे उन्होंने अपनी तजावीज़ दे दी। अब गवर्नमेंट का दिल करेगा तो वो उसको इंक्लूड करेंगे, नहीं करेंगे। ट्रांजैक्शन जो टैक्स हैं वो पाकिस्तान में इस वक्त, मैं फाइलर की बात कर रहा हूँ, और हर प्रोविंस के डिफरेंट हैं। अगर आप इस्लामाबाद को चेक करें तो यहाँ पे 3.5% एक है, 3% से लेके 4% एडवांस टैक्स है। और उसके बाद अगर हम सीवीटी देख लें, स्टैम्प ड्यूटी देख लें, 5% स्टैम्प ड्यूटी है यहाँ पे इस्लामाबाद में। तो ऑल टुगेदर अगर इनको कैलकुलेट किया जाए तो 11% से लेके 15% की ब्रैकेट में आपका टैक्स चला जाता है। और नॉन फाइलर के लिए तो खैर वैसे ही पाकिस्तान उन्होंने जहन्नुम बना दिया है। मज़े की बात यह है अली कि यहाँ का जो नॉन फाइलर है ना, वो अब जो गवर्नमेंट करना चाह रही है, शायद आपने देखा है, यानी अभी कल द न्यूज़ की स्टोरी भी थी, एलिजिबल और नॉन एलिजिबल का फार्मूला लेकर आना चाह रही है गवर्नमेंट, कि नॉन फाइलर प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर सकेगा, गाड़ी परचेज नहीं कर सकेगा। और कमाल की बात यह है कि वो नॉन फाइलर दुबई में भी प्रॉपर्टी परचेज करेगा, लंदन में भी परचेज करेगा, वहाँ पे गाड़ी भी परचेज करेगा, पाकिस्तान में नहीं करेगा। क्योंकि यहाँ पे जाहिल लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने पॉलिसी बनानी है ना, उनको ये नहीं पता कि नॉन फाइलर्स को हमने कैसे केटर करना है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, माशाल्लाह 24 करोड़ का मुल्क है, 7 करोड़ बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं, फाइलर नहीं बन सकते। हर बंदा नादरा से रजिस्टर्ड है, उनको फाइलर नहीं किया जा सकता। हर बंदा, मेजॉरिटी हमारे यहाँ पाकिस्तान में रेंटल प्रॉपर्टी में रह रही है, और हर रेंट एग्रीमेंट आपकी कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन में रजिस्टर होता है, तमाम डाटा अवेलेबल है। पर हमारे यहाँ डाटा शेयरिंग का रिवाज नहीं है। वो डाटे को ऐसे संभाल के रखते हैं जैसे पता नहीं एटम बम का फार्मूला है, कि अगर नादरा के हाथ लग जाएगा तो मिसयूज़ होगा, एफबीआर के हाथ लगेगा तो मिसयूज़ होगा, पुलिस स्टेशन से अगर रेंटल एग्रीमेंट मांगे जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो बेसिकली हमें इस सेक्टर को, अगर हम चाहते हैं तो आपको एक अच्छी पॉलिसी, सॉफ्टन पॉलिसी लेकर आनी चाहिए, जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट हो, आपके लोग टैक्स नेट में आए। आप के जो बाबूज हैं पाकिस्तान के, ब्यूरोक्रेसी, लोगों ने पीएचडी डिग्रीज ली हैं, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट से लेकर आके बैठे हुए हैं, पर ग्राउंड पे उनका एक्सपीरियंस ज़ीरो है। क्योंकि उनकी गर्दन में इतना बड़ा सरिया होता है, वो किसी से मिलने को पसंद ही नहीं करते। ये पिछले 2 सालों से ये प्रैक्टिस चल रही है कि आप बजट बना रहे होते हैं, एफबीआर के दरवाजे बंद हैं, अंदर नहीं आ सकते आप। बजाय इसके कि आप हर स्टेक होल्डर को बुला के उससे कंसल्टेशन करें कि यार हम ये करना चाह रहे हैं, इसका प्लस नेगेटिव क्या है। नहीं, अगर हमने बात कर ली तो हमारी तो नाक नीचे हो जाएगी। अगर हमने अली साहब को पूछ लिया कि अली साहब आप बिल्डर हैं तो हमें बताएं, हम इसमें ये कर लें, तो वो तो फिर उस अफसर की तो नाक तो कहीं की रहेगी नहीं कि उसने अली साहब से पूछा है। तो वो अपना तजर्बा खुद करना चाहेगा, वो कहेगा तजर्बा करेंगे, नुकसान नहीं होगा तो हुकूमत का नुकसान है, मेरा तो नहीं है। मैं तो ग्रेड 20-21 में बैठा हूँ, तनख्वाह भी आ रही है, बच्चे भी माशाल्लाह सेट हैं, मैंने तो कोई परेशानी नहीं है। अगर सफ़र करना है, पब्लिक में करना है, वो पब्लिक सफ़र करे। आपको एक बात बताऊं, इस वक्त इस्लामाबाद में एक आदमी जो घर में रह रहा है ना, वो सिर्फ घर में रहने की मद में, रेंटल वैल्यू, रेंट की मद में, या टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स की मद में 7 ही पे कर रहा है, 1% ऑफ द एफबीआर वैल्यू। सीवीटी पे कर रहा है, कैपिटल वैल्यू टैक्स, जो कि 10 लाख रुपए सालाना है। 0.75% पंजाब गवर्नमेंट का टैक्स है ऑफ द डीसी वैल्यू के ऊपर।
मतलब यार इन जाहिलों को पूछे, यार मतलब लोग डाके मार रहे हैं, कहां से पैसे लेके आएंगे? अपने घर के अंदर रहने के पैसे देने आपने, तो फिर ठीक कर रहे हैं ना लोग। जो वेस्ट इंडीज का पासपोर्ट ले रहा है, जो दुबई जाके शिफ्ट हो रहा है, मतलब अगर आप करना चाहते हैं तो ठीक है, गुड लक टू यू। कितनी देर हैं आप इस सीट पे? कभी तो कोई अक्लमंद आके बैठेगा जो चीजों को, पॉलिसीज को रिवाइज करेगा। इससे पहले जो चेयरमैन एफबीआर थे, वो तजर्बा करके और जिस तरीके से गए वो सारी दुनिया ने देखा। तो मेरे ख्याल में जो मौजूदा चेयरमैन साहब हैं, उनको ये सारी चीज़ों को देखना चाहिए कि हमें ऐसी पॉलिसी देनी चाहिए। बिल्कुल सही फरमाया आपने। और अभी आपने अभी आपने टास्क फोर्स का जिक्र किया जो रियल इस्टेट की बेहतरी के लिए, सेक्टर की बेहतरी के लिए बनाई गई थी। तो आपसे सिफार, बिकॉज आई थिंक यू आर पार्ट ऑफ दैट टास्क फोर्स, तो उसमें ये जो बजट आ रहा है इस सिलसिले में कुछ तजावीज़ात आपसे ली गई हैं, या जैसे आपने कहा कि एफबीआर ने दरवाजे बंद किए हुए हैं, क्लोज डोर पॉलिसी है, कंसल्टेशन नहीं हो रही, या कुछ अच्छा, आपसे? अली बात ये है, ये टास्क फोर्स की मैंने आपसे पहले बात की कि ये सितंबर में काम स्टार्ट हुआ और कोई दिसंबर जनवरी में ये टास्क फोर्स बन गई, और हम लोग खुशफहमी में रहने वाले लोग हैं और लोगों को खुशखबरियाँ देते रहे कि गवर्नमेंट जाग गई है, पॉजिटिविटी आ रही है, टास्क फोर्स ने बहुत मेहनत की। मतलब आप ये देखें, फाइनेंस मिनिस्टर वॉज पार्ट ऑफ टास्क फोर्स, हाउसिंग मिनिस्टर वॉज पार्ट, चेयरमैन ऑफ दिस टास्क फोर्स, अली परवेज मलिक मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर फाइनेंस एंड रेवेन्यू, चेयरमैन एफबीआर। तो मतलब बाकी कौन रह गया था? मतलब आपने लोगों के साथ वो मजाक किया है, मतलब अब मैं वो आपके शो पे नाम नहीं लेना चाहता, बाकी समझदार हैं लोग, कि मतलब आपने एक तमाशा बना के रख दिया लोगों को। नहीं, वो कहाँ तक पहुंची फिर? आपके सर वो तजावीज़ ले ली, ओके। उसके बाद क्वाइट, मैंने जैसे पहले बताया, सो गए। अच्छा, क्योंकि उसके बाद आपने परसू, मतलब हम तो आज भी परसू कर रहे हैं, जो टास्क फोर्स के मेंबरान थे, कि यार वो आपने ली, वो जी बताते हैं। उसके अंदर से सिर्फ एक चीज गवर्नमेंट करना चाह रही है, एक सेगमेंट था एक्सेस टू फाइनेंस फॉर जनरल पब्लिक, कि जो लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम है, मैकेनिज्म है, कि उनको आसान टर्म्स एंड कंडीशन पे बैंक से लोन मिल जाए। अब मेरे ख्याल है 16 जून को मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग है, होपफुली 1 या 2% शायद इंटरेस्ट रेट और कम हो जाएगा, तो शायद हम 9 पे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि हमारे आर्मी चीफ हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब ने कराची में आज से 6-8 माह पहले कहा था कि जून तक हम इसको सिंगल डिजिट में लाएंगे। तो मुझे उनकी बात पे तो पूरा यकीन है, और मनवन से यकीन है कि वो वाकई इसको लेकर आएंगे। तो अगर 9% भी है, तो अगर 50% गवर्नमेंट ने बेयर करना है इंटरेस्ट रेट को, तो मुझे डाउट है आईएमएफ आपको अलाउ करेगा, अनटिल अनलेस आप कोई बहुत बड़ा चंक पीएसडीपी से काट के आईएमएफ को दिखाएं कि जी हम ये वहां से उधर से पैसे पूरे कर लेंगे। लेकिन मैंने ये टास्क फोर्स में ये मैकेनिज्म बताया था, उसमें पीएमआरसी वाले भी थे, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के लोग भी थे, कि यार अगर आपने रिलीफ देना है ना, तो आप एक इनिशियल रिलीफ अगर ये भी दे दें तो बहुत बड़ा है, कि जो बैंक लोन होगा वो आपकी इनकम ट्रीट नहीं होगी। ये बताएंगे जो सिफारिशात थी रियल इस्टेट सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो मोटी मोटी कुछ उसमें से जो अच्छी अली बातें थी वो उसमें क्या मेन चीज, सच्ची बात है, ये थी कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कम किया जाए, ठीक है, और जो बेजा टैक्सेस हैं, जो कि सिर्फ एक सरकारी अफसर के ज़हन की इख्तरा थी, और उसने एज्यूम किया कि मैं 7E टैक्स लगाऊंगा और उससे मैं 50 अरब इकट्ठा कर लूंगा। नहीं हो सका। जब तक इस मुल्क में रेंटल, डीम इनकम जिसको टैक्स कहते हैं, जिसका चा एक अलमिया बसद एहतराम जनाब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट्स जितनी भी हैं, एक तो ये हमारे जो टैक्सेस और रेवेन्यू के जो केसेस हैं जो पाइलअप हो रहे हैं, खुदारा इनका फैसला करें। अगर वो वाकई टैक्स ठीक हैं तो लोगों को पे करना चाहिए, और अगर वो हुकूमत की तरफ से ज्यादती है तो उनको ख़त्म होना चाहिए, ताकि ये अजाब ख़त्म हो। क्योंकि ये 7E का जो टैक्स है अली, 4 जून वॉज द लास्ट डेट इन सुप्रीम कोर्ट, और उसके बाद केस नहीं लगा।
3 हाई कोर्ट्स उसको अल्ट्रा वायरिस कह चुकी हैं, इस्लामाबाद, बलूचिस्तान, KPK। सिंध में ये 0.5% है और पंजाब में ये 1% है। सिर्फ इस वजह से सुप्रीम कोर्ट को टाइम नहीं मिल रहा कि वो इन केसेस को एड्रेस करें। जब तक आप टैक्सेस को रैशनलाइज नहीं करेंगे, पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। और मज़े की बात, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं खुद बड़ा हैरान होता हूँ और हंसता भी हूँ कि माशाल्लाह क्लेम ये किया जाता है कि ये माफियाज हैं, बिल्डर्स, डेवलपर्स। और अक्सर मैं देखता भी हूँ कि अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब उम्रा करने गए हैं ना, तो उनके राइट लेफ्ट पे जितने भी माशाल्लाह लोग हैं, वो बिल्डर और डेवलपर ही नमाज पढ़ रहे होते हैं। और पिछले 3 साल से यही सेक्टर अजाब में है। या तो इनकी गपशप नहीं है, या ये सारे रजे हुए ने कि मतलब इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर को कन्विंस कर लें कि जनाब इस सेक्टर को देखिए, इससे रेवेन्यू आएगा। अगर मुझे पिक्चर मिली मैं आपको भेजूंगा, आप वो पिक्चर चला दीजिएगा, ये आपको पास अवेलेबल हो कि प्राइम मिनिस्टर साहब उम्रा अदा कर रहे हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं, तो राइट लेफ्ट पे जितने लोग बैठे हुए हैं ना, माशाल्लाह वो सारे बिल्डर डेवलपर बैठे हुए हैं। और एक और मजे की बात है, हैरान मैं इस बात पे भी होता हूं कि काफी ऐसे हमारे मीडिया हाउसेज हैं जिनके अपने प्रोजेक्ट्स हैं, वो भी बात नहीं करते। तो क्लेम आप बात करें, ब्लैक मनी पार्क होती है, माफियाज हैं, और ये हैं भी। अभी मैंने 2-3 ग्रेट डिबेट्स अरेंज की, उनमें मैंने कहा ये हमारे जो दोस्त थे भाई सारे, वो मैंने कहा यार इतने आप डीएचए करते हैं कि जी बहुत पावरफुल अदारा है, सारा कुछ है। मैंने कहा यार 3 साल से तो हम देख रहे, बजाय प्राइसेस बेहतर होने के या डिक्लाइन है या वहीं पे ग्रेजुएट मतलब स्टैटिक हुई है प्राइसेस, चोक हुई है इकोनॉमी, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन डिजास्टरली ड्रॉप हुई हैं। तो पता नहीं ये माफिया कहां पे काम कर रहे हैं, ये सारे कहीं बाहर काम कर रहे हो, तो पाकिस्तान में तो नजर नहीं आ रहा है। इंटरेस्ट रेट की आपने बात की कि इंटरेस्ट रेट अब नीचे आता जा रहा है और काफ़ी आ चुका है, 11% तक तो आ चुका है। तो अभी इसको उम्मीद है कि 9% तक भी आ जाएगा। मैंने कहा कि हमारे आर्मी चीफ हाँ ने ये स्टेटमेंट दी थी और मुझे मनवान उन पे यकीन है, और इंशाल्लाह ताला वो चाहे इसको 9.25 कर दें, बिल्कुल सही है, सिंगल डिजिट में लाने के लिए। तो इसमें यूजली जब भी इंटरेस्ट रेट नीचे आता है तो जो मुल्कों की इकोनॉमी है वो बेहतर होती है, अवाम के पास पैसा होता है, डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा होती है, तो वो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। जैसे स्टॉक मार्केट एक निशानदेही होती है कि वो ऊपर जा रही होती है, लोगों के पास पैसा होता है, वो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो आजकल हम देख रहे हैं कि इंडेक्स KSE 100 आसमान से बातें कर रहा है, 119 के पे रहा है आज। तो यहाँ पे जो रियल इस्टेट से भी ये तवक्को की जा रही है, मैं ये समझता हूँ कि आने वाले कुछ सालों में रियल इस्टेट में बेहतरी की तवक्को है। उसके साथ साथ जो सेकेंडरी है, कंस्ट्रक्शन का सेक्टर, सीमेंट और ये जो सारे मटेरियल्स होते हैं, उन सारों में भी बेहतरी की तवक्को की जा सकती है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है, जो आपने बात की, कि ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, लोग वो एक्टिविटीज़ करेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। क्या चीज़ आप समझते हैं कि हो तो ये रियल इस्टेट का सेक्टर दोबारा से ट्रैक पे पहले आपकी पहली बात का जवाब देता हूँ। इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा, अली साहब पैसे निकाल लेंगे, मिस्टर एक्स बैंक से पैसे निकाल लेगा, सबसे पहले वो गोल्ड बाय करेगा, कोई टैक्स पे नहीं करना, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। दूसरे नंबर पे आप आजकल चेक कर लें डॉलर क्या रेट चल रहा है, फॉरेन करेंसी दोबारा बाय हो रही है, क्योंकि आप चीज़ों को चोक करते जा रहे हैं। जहाँ तक रही बात स्टॉक मार्केट की, स्टॉक मार्केट बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, नो डाउट, बट अनफॉर्चुनेटली कल मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी, स्टॉक मार्केट एक ट्रस्ट डेवलप नहीं कर पाई पाकिस्तान में लोगों के माइंड में, हार्ट में। उसके सबसे बड़ी वजह मैं आपको बताऊं कि आज इस वक्त अप्रॉक्सीमेटली कुछ 4.5 से 5 लाख लोग हैं टोटल, जो 25 करोड़ में से जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, और जो एक्टिवली करते हैं वो कुछ 2.5 लाख हैं। तो मतलब एक ट्रस्ट डेफिसिट है, डरते हैं लोग, वो स्टॉक मार्केट डर खत्म नहीं कर सकी। लोगों का ये एक माइंड सेट है कि ये जितनी भी नंबर गेम्स हैं ये किसी भी टाइम पे टॉपल हो सकती हैं। अगर आप की गवर्नमेंट या स्टॉक मार्केट, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक लोगों को ट्रस्ट दे दें तो वो मैं ये नहीं कहता लोगों ने पैसे नहीं बनाए, लोगों ने दे मेड लाइक एनीथिंग, बहुत पैसा बनाया, बट अगर थोड़ा सा ट्रस्ट बहाल हो
तो ये और अच्छे फ्लरिश कर सकती है, इसमें पोटेंशियल है और काम करना चाहिए। आप आजकल देखिए, अभी आजकल क्या सीन चल रहा है, वो बिलाल बिन साकिब साहब हैं बिटकॉइन के क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो काउंसिल। हम यहाँ पे नॉन फाइलर को प्रॉपर्टी नहीं खरीदने दे रहे, क्रिप्टो वो खरीदेगा। एक बात, दुबई, मलेशिया, यूके में आप प्रॉपर्टी की पेमेंट क्रिप्टो करेंसी से कर सकते हैं। मैंने आपसे स्टार्ट में कहा ये खुद कंफ्यूज्ड हैं, और यहां पे प्रॉब्लम सबसे बड़ा पता है क्या है, ये ऑप्टिक्स की तरफ जाते हैं। मतलब आपकी खबर लग गई ब्लूमबर्ग में कि पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी के लिए 2000 मेगावाट का बिजली का, सोलर का मैकेनिज्म लगाएगा। इसको कहते हैं ऑप्टिक्स। तो ये गवर्नमेंट जो है ना, ज्यादा ऑप्टिक्स की तरफ ज्यादा जाती है, प्रैक्टिकली चीजें कम है। ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है, क्योंकि वो जो ऑप्टिक्स वाली बात है ना, वो उसमें जो बिलाल बिन साकिब हैं, क्रिप्टो एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई है, क्लोजली काम कर रहे हैं, ऐसे तो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं सर वो, कल परसों की खबर है। और अभी उन्होंने जाके बिटकॉइन की कॉन्फ्रेंस थी अभी 2025 में अमेरिका में, तो वहाँ पे उन्होंने एक और ऑप्टिकल काफ़ी ऐलान किया, जो कहा ही जा रहा है कि इकोनॉमी के लिए अच्छा साबित होगा। लेट्स सी, देखते हैं कि उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व बनाएगा अपना, और अमेरिका में भी ये चीज़ चल रही है, लेकिन अमेरिका आपको पता है हमसे बहुत आगे है। तो यहाँ पे जो आपने वो बात की, मुझे थोड़ा सा बड़ा वो लग रहा है कि वी आर डेफिनेटली कंफ्यूज, क्योंकि एक तरफ तो आप ये फाइलर वाली बात है, लेकिन नॉन फाइलर वाली है, लेकिन उसके साथ साथ स्टेट बैंक आपका अभी भी क्रिप्टो की ट्रांजैक्शंस इलीगल कह रहा है। तो देयर इज़ अ कन्फ्यूजन, देयर इज़ अ गल्फ, देयर इज़ अ गैप बिटवीन, इधर से ये पुश हो रही हैं चीज़ें, लेकिन इधर से उन्होंने वो एक बॉटल नेक भी लगाई कि आपकी अभी तक इलीगल। मैं यही इसी बारे में SIFC पे भी बात करता हूँ कि हमारी SIFC दुनिया को कन्विंस कर रही है पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करो। जो लोकल है यहाँ का पाकिस्तानी, वो उठ के बाहर वाले लोगों से पूछ रहे हैं मैं पैसे लेके कितने जाऊँ। जैसे भी आपने मुझे बताया, मेरे लिए ये नई खबर है कि वेस्ट इंडीज का पासपोर्ट $1.5 लाख में परचेज हो रहा है। अब 2.5 लाख हो गया, पिछले साल चले 2 लाख 2.5 लाख, ठीक है। तो बेसिकली लोगों को सोचने की जरूरत है, और आपको अपनी सोच को चेंज करना है। आप जिस चीज को बंद करेंगे, पाकिस्तानी कौम माशाल्लाह बहुत समझदार है, आपसे बहुत समझदार है, वो अपना रोटी का बंदोबस्त बेहतरीन कर लेते हैं। आप जिस चीज को बंद करेंगे उसका ऑल्टरनेट उनके पास पहले तैयार होगा। तो बेहतर नहीं है कि आप नॉमिनल टैक्स लेके मैक्सिमम लोगों को टैक्स नेट में ले आए, आपकी इकोनॉमी भी चले, पैसा भी मुल्क से बाहर ना जाए। आपने कौन सा रोक लिया है? आज भी जा रहा है। या तो आप कहें ना हमने ये कर दिया है, नहीं हो सकता है, तो फिर तो बात भी है, हर चीज हो रही है। तो बात यह आपको अपनी पॉलिसी को रिविजिट करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, आई टोटली एग्री। चीज़ों को स्टेप वाइज करना चाहिए, सिंपल स्टेप्स पहले लेने चाहिए, बेसिक्स को पहले एड्रेस करना चाहिए, टैक्स नेट में लोगों को लाना चाहिए, नॉन फाइलर्स के लिए थोड़ी सी ज़िंदगी आसान करें, जो आपने बताए हैं तरीके उनके थ्रू। मतलब मैं नॉन फाइलर का सपोर्टर नहीं हूं बिल्कुल भी, शायद ये मैं नहीं, उनको फाइलर बनाया जाए। सर आप प्यार से फाइलर बनाए ना। वो अभी फाइलर, वो अभी क्या होता है, आप फाइलर है, मैं नॉन फाइलर हूं, मिसाल के तौर पे हूं नहीं भाई। आप एयरपोर्ट जाएंगे तो आपको नहीं अली साहब, बात ये, जब वो मैं आपका हाल देखता हूँ ना टैक्स नोटिस का, और जब आपने भी वही टैक्स पे करने हैं बिजली के बिल में, और मैंने भी वही पे करने हैं, मैंने भी वही चीज़ें पे करनी है जो आपने पे करनी है, तो मैं ये एक एक्स्ट्रा बर्डन टैक्स इंस्पेक्टर का क्यों उठाऊं जो मुझे बुला ले, और उसके बाद वो क्या करता है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वो पहले भी एक दो जगह पे बताया, फिर उन्होंने माइंड किया, फिर वो मीठा मीठा बोलते हैं। बिल्कुल सही। चलें, ग्रेट हसन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ, आपने बड़ी अच्छी डिटेल डिस्कशन की हमने बजट के ऊपर भी और रियल एस्टेट के बाकी मामला पे भी। तो लेट्स कीप द फिंगर्स क्रॉस, देखते हैं क्या बनता है जी। बजट जब आता है 10 तारीख से, तो फिर लेट्स सी के उम्मीद करता हूँ कि मुल्क के लिए और हम सब। अच्छा वैसे अली मैं इंटरप्ट कर, सॉरी, 10 को तो बजट प्रेजेंट होगा, पास तो शायद 25, 26, 27 को होगा। तो जो प्रेजेंट होता है वो डिफरेंट होता है, जो पास होता है वो डिफरेंट होता है। क्लैरिटी जो है वो आपको 1 जुलाई को मिलेगी जब वो एप्लीकेबल होगा।
बिल्कुल सही है। थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ा अच्छा इसमें वो कर दिया एडिशन। तो जनाब देखते हैं क्या बनता है, लेट्स कीप द फिंगर्स क्रॉस्ड, और उम्मीद ये करता हूँ कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जानी चाहिए। वैसे तो हालात थोड़े से लग नहीं रहा, लेकिन लेट्स इसे कहते हैं ना कि पेबस्ता रह शजर से उम्मीदें बाहर रख, तो हम भी उम्मीदें बाहर रखते हैं, देखते हैं चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। तो थैंक यू वेरी मच एहसन साहब फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आपने अपने कीमती वक्त से टाइम निकाला, तो उम्मीद करता हूँ कि हम सब के लिए और मुल्क को, कौम के लिए बजट अच्छा साबित होगा। इंशाल्लाह।